सक्सेना ब्रेक ब्रेकिंग में तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर 23 जनवरी से जयपुर में सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है। 23 जनवरी से हड़ताल पर जा सकते हैं सफाई कर्मचारी। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने ऐलान कर दिया है, सफाई कर्मियों की भर्ती पूरा करने की मांग को लेकर ये हड़ताल हो सकती है। पिछली सरकार ने दरअसल सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली थी। 18 जनवरी को डीएलबी पर सांकेतिक धरना दिया जाएगा, ये तय कर लिया गया है। 13,184 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी और इसी को लेकर देखिए यहां पर अब हड़ताल, 23 जनवरी से हड़ताल पर सफाई कर्मी जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर हड़ताल पर जाते हैं तो समझ लीजिए कि सफाई व्यवस्था चौपट हो सकती है। पिंक सिटी, जयपुर सिटी और टूरिस्ट इसे प्लेस कहा जाता है, और अगर आप जयपुर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए खासा अहम हो जाती है, क्योंकि पीछे सरकार ने जो भर्तियां निकाली थी उसी को लेकर सांकेतिक धरना पहले 18 जनवरी को दिया जाएगा और उसके बाद 23 जनवरी को हड़ताल पर सफाई कर्मचारी जा सकते हैं। बात करते हैं जल जीवन मिशन की। दरअसल जल जीवन मिशन घोटाले केस में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों ने आज सुबह 6 बजे 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। इनमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घर हैं, जलवायु विभाग के 2 ठेकेदार हैं और 2 अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। राजधानी जयपुर में ईडी 6 से ज्यादा ठिकानों पर रेड कर रही है। इसके अलावा गुजरात के बानसकाठा में भी छापेमारी जारी है। जेजेएम घोटाले की फांस पूर्व मंत्री तक पहुंची आज। 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 6 ठिकानों में सबूतों की तलाश। जल जीवन मिशन घोटाले में जांच की आज प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में पीएचईडी के 2 बड़े अधिकारी और 2 ठेकेदारों के ठिकाने भी शामिल हैं। अब हम डॉक्टर महेश जोशी पूर्व जलदाय मंत्री के घर के सामने खड़े हैं। पहले पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी कार्यालय पर ईडी की रेड पड़ चुकी थी, लेकिन पहली बार उनके घर पर ईडी की टीमें पहुंची। पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से पहले जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ईडी, एसीबी या कोई भी जांच एजेंसी की जांच कर ले, क्योंकि जो कामकाज होता है वो अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, इसमें इनकी कोई संलिप्तता नहीं है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया था। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन हर घर नल नहीं पहुंच पाया। पानी की पाइपलाइन कागजों में थी मगर जमीन में नहीं। जांच में कई जगह पर पानी की पूरी पाइपलाइन ही गायब मिली। लोहे की जगह प्लास्टिक के घटिया पाइप का इस्तेमाल हुआ। जयपुर के तुंगा और अमरसर में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। सूत्रों के मुताबिक नियम कायदे और कानून को तोड़कर गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया था। जो एक ठेकेदार है उसके घर पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ईडी द्वारा सुबह 5 बजे 6 से 7 ईडी कर्मचारी और जो अतिरिक्त जाब्ता यहाँ से लगाकर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। साथ ही जो कंप्यूटर से ये लगातार ईडी यहाँ के दस्तावेज चेक कर रही है और जो कितना घोटाला हुआ, क्या है क्या, वो ईडी कार्रवाई करने के बाद ही पता चलेगा। 2 कंपनियों पर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप। 2 साल में 900 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर लिए गए। फर्जी दस्तावेज के आधार पर वर्क ऑर्डर लिए गए थे। घोटाले के लिए फर्जी ईमेल आईडी प्रमाण पत्र बनाए गए। रिकॉर्ड खंगाला तो 177 MB फाइलें जो जलदाय विभाग की बेहद गोपनीय फाइलें मानी जाती हैं, वो MB फाइलें ठेकेदार के कार्यालय पर मिली। वो फाइलें कैसे पहुंची, कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त थे और किसके कहने पर ये पहुंची, जो पदमचंद जैन और महेश मित्तल जो ठेकेदार हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो जलदाय विभाग में उच्च पदों पर आसीन थे, उनकी मिलीभगत के बाद ये पूरी प्रोसेस जो है बताई जा रही है। मौजूदा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार में हुए इस घोटाले को उजागर किया था। ईडी को भेजी गई शिकायत में कहा गया था कि जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ का मोटा खेल हुआ है। 48 प्रोजेक्ट में 30 से 40% ज्यादा टेंडर दिए गए। नियमानुसार 10% से ज्यादा टेंडर नहीं दिए जा सकते।
जो भी फर्म ने चाहा वो किया गया, मंत्री की सहमति ली गई। केंद्र की स्वीकृति बिना ही PHED विभाग ने काम शुरू किया। प्रदेश में भजन सरकार बनते ही JJM घोटाले की जांच तेज हो गई और ईडी लगातार कार्रवाई कर सबूत इकट्ठा कर रही है। ईडी ने खुद मुकदमा दर्ज करके इनकी जांच शुरू की है। अब ईडी किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती है, किस किस को दोषी ठहराती है और किस किस की गिरफ्तारी करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात करते हैं न्यूज 18 राजस्थान की खबर के असर की। दरअसल डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बजरी खनन में मशीनों को जो लगाई गई थी उन्हें जब्त किया गया है। खनन विभाग ने 8 नाव को अब तक जब्त किया है। मौके से इसके साथ साथ 400 टन बजरी का स्टॉक भी जब्त किया गया। इंदौरा और करेलिया क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 राजस्थान ने उठाया था और देखिए इसका असर देखने को मिला है। बड़ा एक्शन, अवैध खनन के खिलाफ बजरी खनन में लगी मशीनों को जब्त किया गया है। 8 नाव को इसके साथ साथ खनन विभाग ने जब्त कर लिया है। वहीं आपको बताएं कि मौके से लगभग 400 टन बजरी स्टॉक को भी जब्त किया गया है। इंदौरा और करेलिया क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। जयेश पवार हमारे संवाददाता डूंगरपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जयेश, आपने खबर पहुंचाई थी और देखिए इस खबर का असर भी देखने को मिला है। बड़ा एक्शन। जी बिल्कुल, डूंगरपुर जिले में लंबे समय से सोमकमलाबा बांध और मोरन नदी के इसके अलावा अन्य नदियों में भी अवैध बजरी खनन का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा था। और खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं और उनको ये सारी चीजें, इनके पॉइंट्स के बारे में जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी को लेकर के न्यूज 18 आज सुबह से इस पूरे मामले को लेकर के प्रमुखता से खबर दिखा रहा था कि किस प्रकार नावों के जरिए, नावों पर लगी मशीनों के जरिए बांध के पेटे से अवैध रूप से बजरी निकाली जा रही थी और खुलेआम ये काम हो रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और इसी खबर के चलते आज प्रशासन हरकत में आया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एडिशनल SP निरंजन चारण सहित पुलिस के और राजस्व विभाग के और खनन विभाग के आला अधिकारी जो सोमकमलाबा बांध का डैम के जो पॉइंट्स वाले इलाके हैं, जो इंदौड़ा और करेलिया, वहां पर पहुंचे और मौके से जो अवैध खनन में काम में ली जाने वाली नावें, जिन पर मशीनें लगी हुई थी, ऐसी करीब 8 नावें जब्त की है और मौके से 400 टन से अधिक जो स्टॉक है बजरी का वो भी जब्त किया है। ऐसे में ये जो एक चीज साफ हो गई कि जो है वो इस धड़ल्ले से इस पूरे काम को जो चलाया जा रहा था, गोरख धंधा अवैध बजरी खनन का, और इस कार्रवाई के बाद में बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जी शुक्रिया जयेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके का एक्शन खनन विभाग की तरफ से देखने को मिला, उसके बाद खनन माफियाओं में जबरदस्त यहाँ पर माहौल गरमाया हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात विधानसभा की करते हैं। दरअसल खास दिन आज विधानसभा में देखने को मिला है, क्योंकि आज विधायकों की ट्रेनिंग हो रही है और इसमें सभी विधायकों को बुलाया गया है। सुबह से लेकर शाम तक विधायकों को अलग अलग सत्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है। उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना संबोधन दिया। उद्घाटन सत्र के बाद विधानसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम और सदन में आचरण को लेकर सेशन चला। वहीं शाम को समापन सत्र है और इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपना अनुभव साझा करेंगे। के स्वतंत्रता आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलनों में सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व रहा है। विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षण और संवर्धन का माध्यम है। भारत में पंच परमेश्वर की मान्यता प्राचीन काल से रही है और आज के पंच परमेश्वर आप और हम हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें राजस्थान की देवतुल्य जनता की सेवा के दायित्वों का निर्वहन संपूर्ण निष्ठा के साथ करें, यह हमारा सबका प्रयास है। इसके जरिए हमें लोकतांत्रिक ढांचे में विधानमंडलों की संवैधानिक भूमिका और स्थिति की बेहतर समझ विकसित करने का मौका मिलेगा। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के पावन स्थल है। ये महान संस्थाएं हमारे विभिन्न हितों के बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करती है। हमने बीते वर्षों में संसदीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाएं भी विकसित की है। संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं के तहत
कोई भी सदस्य लोकहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकता है। राजस्थान प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है। सांस्कृतिक दृष्टि से हम अव्वल दर्जे के हैं। उस प्रांत का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य जिस तरीके से मिला है माननीय भजनलाल जी को, तो अपने सबको एक संकेत मिलता है कि भारत बदल गया है और अब सब कुछ मुमकिन है। कम समय में माननीय भजनलाल जी ने लोकप्रियता हासिल की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, कम समय में हासिल की हुई लोकप्रियता को बढ़ाना और बचाना दोनों आपके ऊपर एक चुनौती है और मुझे कोई शंका नहीं है ये खरे उतरे। और अब खबर बिजली संकट को लेकर। दरअसल राजस्थान के पावर प्लांट में कोयला संकट गहरा गया है। प्रदेश के 10 थर्मल प्लांट में सिर्फ एक दिन का कोयला स्टॉक बचा है, वहीं बाकी 13 यूनिट में भी 2 से 4 दिन का ही कोयला स्टॉक बचा हुआ है। और इसे लेकर उत्पादन विभाग ने सीएम भजनलाल शर्मा को फीडबैक दे दिया है, जिसके बाद सीएम भजनलाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोयला माइंस में खनन रुकने की वजह से कोयला संकट गहराया हुआ है। राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का संकट एक बार फिर से गहराता जा रहा है। राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर छत्तीसगढ़ में स्थानीय एनजीओस के विरोध के चलते कोयले का संकट मंडरा रहा है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री को विद्युत भवन के अफसरों ने फीडबैक दिया है, जिसके आधार पर राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कोयले का संकट से निजात पाने के लिए वहां की जो रोक लगाई गई है अस्थायी तौर पर, उसे हटाने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के अंदर जो माइनिंग उपलब्ध है कोल की, वहां से कोयला आता है राजस्थान में, लेकिन कोयला नहीं आ पा रहा है। हालात यह है कि राजस्थान के 10 पावर प्लांट तो ऐसे हैं जिनमें अगले 24 घंटे का ही कोयला बचा हुआ, और इसके अलावा जो बाकी बचे हुए प्लांट्स हैं वहां पर 2 से 4 दिन का कोयला ही शेष बचा हुआ है। ऐसे में बिजली का संकट गहरा नहीं जाए, इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम करने के लिए भी बिजली विभाग के तमाम अधिकारी जो है उसमें जुटे हुए हैं। पावर कट्स को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाए। लेकिन कोयले के संकट ने एक बार फिर से राजस्थान सरकार के ऊर्जा महकमे के कामकाज पर सवाल खड़े किए, और छत्तीसगढ़ के अंदर जो माइनिंग्स है वहां पर स्थानीय विरोध के चलते वहां से कोयला राजस्थान नहीं आ पा रहा है। अब वैकल्पिक इंतजामों को करने के साथ साथ ही राजस्थान की सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है कि छत्तीसगढ़ में माइनिंग को फिर से शुरू किया जाए, और शुरू करने के साथ साथ राजस्थान के जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहां पर कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर 70% से अधिक जो बिजली की आपूर्ति है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है। और अगर ये प्लांट्स किसी भी प्रकार से कोयले के संकट के चलते बंद होते हैं तो 2500 से 3000 मेगावाट का एक बड़ा पावर कट जो है, एक बड़ी बिजली की जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल तमाम बिजली विभाग के अधिकारी, ऊर्जा मंत्री सहित तमाम लोग जो है मुख्यमंत्री को अपना फीडबैक दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी लगातार केंद्र के कोयला मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लगातार संपर्क में हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कोयले का संकट जल्दी दूर होगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। कोटा में नगर निगम की गौशाला में गायों की मौत के मामले में अब तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बयान सामने आया है। वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने गायों की मौत के मामले की जांच की मांग की है। इसके साथ ही ठंड में गायों की मौत पर हैरानी जताई है। बता दें कि कोटा नगर निगम की गौशाला में बीते कुछ ही दिनों में दर्जनों गायों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल का आज का कार्यक्रम आपको बता दें, दरअसल जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली जाएंगे। आज शाम दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम बना है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से दरअसल उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, तो दिल्ली जाकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर इससे पहले आपने देखा था जयपुर में ताबड़तोड़ बैठकें हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल थे, और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद दिल्ली जा रहे हैं। आज शाम का उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से
मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जयपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आज शाम उनके दिल्ली के जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इससे पहले आपने देखा ताबड़तोड़ बैठकें हुई थी, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी भी मौजूद थे, कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। और ये तय किया जा रहा है कि आखिरकार किस किस को क्या जिम्मेदारी दी जाए। और लोकसभा की जो सीटें हैं वहां पर प्रदेश प्रभारी नियुक्त करना है, सह प्रभारी नियुक्त करना है। और इन्हीं नियुक्तियों को लेकर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कार्यक्रम है, जो दिल्ली का दौरा है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज दिल्ली में मुख्यमंत्री शाम को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजरी के अवैध खनन पर रोक के बावजूद डूंगरपुर जिले में अवैध बजरी खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बजरी माफिया सोम कमला आबा और मोरन नदी का सीना छल्ली कर रहे हैं। बजरी माफिया रोजाना हजारों टन बजरी का अवैध खनन कर चांदी काट रहे हैं। वहीं पुलिस, खनन राजस्व विभाग आंखें मूंदे बैठा है। दोवड़ा थाना क्षेत्र के इंदौड़ा, देवला, रघुनाथपुरा, करेलिया, पाडा, सकानी और आसपुर थाना क्षेत्र के करवा खास, रामा और सोम कमला बांध के नीचे बजरी माफियाओं ने पॉइंट बना रखे हैं। ये वो जगह है जहां पर बजरी माफियाओं ने पॉइंट बनाए हुए हैं। इधर बांध जो पेट से है, वहां से आपको बता दें कि अवैध बजरी खनन के कारण बांध की जो सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ गई है। वहीं खेतड़ी में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन और पुलिस साथ ही खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। बजरी से भरे हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक डंपर, जेसीबी मशीन सहित बजरी को जब्त करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उपखंड अधिकारी जय सिंह चौधरी ने बताया कि प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने खेतड़ी के बसई नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध बजरी खनन करते हुए पाए जाने पर एक बजरी फिल्टर प्लांट से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ बजरी फिल्टर प्लांट से लगभग 300 टन अवैध बजरी भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। दौसा में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें जिला प्रमुख हीरालाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सांसद जसकौर मीणा भी मौजूद रहे। इस बैठक में परिषद के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने जिले में बिजली, पानी, सड़क सहित कई समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की है। सांसद मीणा ने संबंधित अधिकारी को समाधान करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि छोटी छोटी समस्याओं पर अफसरों को गौर करना चाहिए। इतना बड़ा अंतर सभी सदस्यों की वाणी में, उनके तकलीफ, उनके दिल की तकलीफ आ रही है। गांव के अंदर वाकई में मैं जाती हूँ तो मेरे से कहेंगे या नाली क्यों न खुदी, या नाली रेवटी क्यों, या पानी कैसा बह रही है, या कालो कैसा हो रही है। इन शब्दों का जवाब हमारे पास आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम। और अब बात उपराष्ट्रपति के दौरे की। दरअसल धौलपुर के दौरे पर हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा वहां पर मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वहां पर स्वागत किया गया और इसके साथ साथ छात्रों और शिक्षकों को बताया जा रहा है कुछ देर में संबोधित भी करेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुरेश और उप मुख्यमंत्री पीसी बैरवा भी मौजूद है। जिला कलेक्टर और एसपी सहित स्कूल प्रबंधन की ओर से अगवानी की गई। हेलीपैड पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। स्कूल में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। दरअसल राष्ट्रीय मिलिट्री के छात्रों और शिक्षकों को कुछ देर में संबोधित करने का उनका कार्यक्रम भी है। जयपुर ग्रामीण के चोमू स्थित टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से टोल वसूली शुरू हो गई है। टोल वसूली के विरोध में स्थानीय ग्रामीण और आरएलपी प्रदेश महामंत्री टुटनलाल यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण धरना दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय वाहनों को टोल फ्री करने की मांग की है और चोमू रेनवाल रोड पर आरएसआर डीपीएल की ओर से टोल प्लाजा लगाया गया है, जिस पर गांव और ठाड़ियों के लोग वाहनों से आवाजाही होती रही है। ऐसे में टोल वसूली से लेकर यहां से बार बार उन्हें गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों के विरोध की वजह से मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आज तस्वीर में आप देख सकते हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था यहां पर ना बिगड़े।
को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ किले से 5 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग ब्लास्टिंग पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट में किले पर बंदरों का आतंक और कूड़ा कचरा का भी उल्लेख किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर खनन की परमिशन रहेगी। कोर्ट ने 5 किलोमीटर दायरे से दूर विस्फोट से खनन से दुर्ग पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव के अध्ययन के लिए IIT धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को 2 सप्ताह में विशेषज्ञ समिति के गठन के निर्देश भी दिए हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।